कॉल कर सकते हो, आपको भी हेल्प चाहिए तो हमारी क्या बेटा? मैम हमारे पेपर तो पहले खत्म, फिर आप नहीं लेंगे उस टाइम हमारी क्लासेस? बेटा उसके बाद रिज्यूम कब होगी क्लासेस, वो ना आपको वो बताएंगे, आपको मैसेज आ जाएगा, अभी अभी कंफर्म नहीं है ना। तो जैसे सबके पेपर खत्म होंगे फिर क्रैश कोर्स रिज्यूम हो जाएगा, है ना, फिर तो पूरा 11th 12th रिवाइज होता है। ठीक है, तो क्लास तो मैं ही लूंगी तुम्हारी, डोंट वरी, टीचर नहीं बदलता तुम्हारा। लेकिन 1 से लेकर 17 तक हम 12th रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जो मैं तुमको चैप्टर बोल दूंगी वो पढ़ के आना, और वो हम साथ में रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आंसर लिखते हैं, ताकि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो जाए। ओके, यो मैम। ये कॉन्सेप्ट तो नीट और बोर्ड में बायो तो वही है, जस्ट दैट नीट में थोड़ा बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, बोर्ड्स में वो नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम बोर्ड्स अच्छे से पढ़ के जाओगे तो तुम्हारा नीट भी अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये चीज हम कैसे करेंगे, ये चीज हम खुद ही प्रिपेयर करके सीखेंगे कि हम एक्चुअल में प्रिपेयर कर सकते हैं नीट बोर्ड्स के साथ साथ। ठीक है, तो विल प्रिपेयर इट टुगेदर। तो 1 से स्टार्ट करूंगी मैं, 17 तक जितना हो जाए विल ट्राई कि सारे चैप्टर आप एक बार मेरे साथ कर लो, एंड क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो भी बच्चे बोर्ड्स के लिए परेशान है, बायो का सब खत्म हो जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है, परेशान होने की कोई बात है नहीं है वैसे। ओके जी, ठीक है। यो मैम। आज हमने जो करना है टॉपिक, हम करेंगे नर्व ट्रांसमिशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बढ़ क्यों नहीं रहा, लिख देती हूँ यहाँ पे। एक न्यूरॉन के आसपास कैसे सिग्नल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, उस चीज को करने की कोशिश करेंगे, राइट। और फिर हमें टाइम लगा तो हम साथ में एनसीईआरटी भी उसकी रीड कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी टोल्ड यू वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, यो मैम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना हमने करा था उतना तो आप लोग पढ़ के आए हो। यो मैम। ठीक है बेटा, चलो। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली नर्व ट्रांसमिशन, उसके लिए मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। सब ध्यान से देखना स्क्रीन की तरफ, जिसको ना समझ आए जस्ट लेट मी नो, ओके। तो देखो, हमने पढ़ा था नर्व कुछ नहीं होती, न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है ना। और जो न्यूरॉन होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। तो नर्व, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम, इन सब का क्या मतलब है? न्यूरॉन एक सेल है, नर्व वो बहुत सारे सेल्स का मिश्रण है, और नर्वस सिस्टम उन सारे सेल से मिलके जो हमारी बॉडी में सिस्टम बन गया, दैट इज नर्वस सिस्टम। ठीक है जी। तो न्यूरॉन का हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था। यो। मल्टीपोलर न्यूरॉन डेंड्राइट कितने होते हैं, 1 2 या मोर? मोर। मोर। देन 2, है ना। मोर देन 2 होंगे तो हम उसको बोल देंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मैं थोड़ा सा मल्टीपोलर न्यूरॉन बता रहा हूँ, ठीक है। यस मैम। ये यहाँ बनाते हैं। तो दिस इज अ मल्टीपोलर न्यूरॉन, ये इसकी सेल बॉडी बनाई है मैंने, अंदर मैंने बना दिया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गए इसके डेंड्राइट्स। सिंपल बनाया क्योंकि हमें जो इसमें सिंपल सी बात समझनी है, कॉम्प्लिकेटेड क्यों करी। और इसके बीच में कौन मिलते हैं आपको? प्रोटीन फैक्ट्रीज का नाम क्या है? नेजल ग्रेन्यूल्स। नेजल ग्रेन्यूल, शाबाश बेटा। ठीक है, उसके बाद ये पीछे बनाया मैंने एक्सॉन। यो मैम। अभी मैं जो तुमको नर्व ट्रांसमिशन बताने वाली हूँ वो आपकी एनसीईआरटी वाली है। तो एनसीईआरटी में ये वाला पेज खोलो बेटा, ये वाला कौन सा पेज नंबर है? 318। मैम 308। बेटा ये जो नर्व ट्रांसमिशन है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है एक्सॉन का, देखो लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहीं पर ऐसे सेल बॉडी होगी, है ना। यो। और ये एक्सॉन में कोई माइलिन शीथ नहीं है, तो ये कौन सा एक्सॉन है? नॉन माइलिनेटेड ना, यस मैम। है ना। और जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है कहाँ मिलता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। हाँ, सीएनएस में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड दोनों मिल जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको नॉन माइलिनेटेड मिलेगा, है ना, ब्रेन एंड स्पाइनल। ठीक है जी। तो ये नर्व ट्रांसमिशन मैं आपको समझाने वाली हूँ, वापस आते हैं। अब सब स्क्रीन पे देख लो। तो ये न्यूरॉन आगे जाके यहाँ पर टर्मिनल्स बना लेंगे, एक्सॉन टर्मिनल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक पार्ट तो ये है नर्व ट्रांसमिशन का, यहाँ पर क्या हुआ। एक पार्ट ये है एक्सॉन में क्या हुआ। तो अभी अपन फोकस करने वाले हैं एक्सॉन में क्या हुआ, ठीक है। यो मैम। तो अभी मत सोचो कि सिग्नल कहाँ से आया, जस्ट इमेजिन कि एक सिग्नल आया। तो ये सिग्नल यहाँ आया, जितने भी डेंड्राइट के पास सिग्नल आएगा वो सारा का सारा सिग्नल एक्सॉन की तरफ पहुंचेगा। एक्सॉन के यहाँ पर आके इकट्ठा होता है। बेटा कहीं से भी सिग्नल आया ना, चारों तरफ से सिग्नल आ जाए, सब एक्सॉन के यहाँ आके इकट्ठा होता है। ठीक है, एक तरह से गेट होता है यहाँ पे जो डिसाइड करता है कि आगे सिग्नल जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर जो गेट है वो डिसाइड करेगा कि सिग्नल आगे जाएगा या नहीं। अभी वो नहीं बना रही मैं, पहले सिंपल समझेंगे। मान लो इसने अलाउड कर दिया कि सिग्नल बिल्कुल सही है, अब आगे भेज दो। अभी सिग्नल आगे मूव करेगा,
अब क्वेश्चन है सिग्नल मूव कैसे करते हैं। जब हम सिग्नल बोल रहे हैं वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है, केमिकल है, क्या चीज है। तो बेटा ये जो सिग्नल है ना, दिस सिग्नल इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एन सिग्नल है हमारा आयंस की फॉर्म में, ठीक है। तो आयंस की जो मूवमेंट है बस वही सिग्नल है। तो हमें ये समझना है कौन सा आयन अंदर आया, कौन सा आयन बाहर गया, और कौन से दो आयन हम पढ़ेंगे, दैट वुड बी सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है जी? तो इन दोनों को हमने पढ़ा। चलो करूँ स्टार्ट। तो हमने सिग्नल के बारे में पढ़ना है कि सिग्नल आया और वो कैसे आगे मूव कर। अब इसको जानने के लिए हमें कुछ ना चैनल्स के बारे में पता चलना चाहिए। आयन चैनल्स, आयन चैनल्स का मतलब होता है आयन से रेगुलेट होने वाले दरवाजे, ठीक है। अलग अलग टाइप के होते हैं आयन चैनल्स, साथ साथ में बना रहे हो, यो मैम। ठीक है। एक होते हैं लीकी, लीकी चैनल्स, लीकी दरवाजे, क्या लगता है क्या होता होगा? मैम ओपन वाले। हाँ, लीकी चैनल्स का मतलब होता है दे आर ऑलवेज ओपन, हमेशा वो दरवाजा जो खुला रहेगा। अब अगर तुम्हारे रूम का दरवाजा हमेशा खुला रहे, कोई भी आ जा सकता है ना, यो मैम। है ना। तो अगर मैं बोल दूं पोटेशियम लीकी चैनल है, इसका क्या मतलब हुआ? पोटेशियम आ सकता आ सकता है वो उसमें। आ जा सकता है कहीं से भी, है ना। तो पोटेशियम लीकिंग चैनल किसी सेल में है तो सेल के अंदर पोटेशियम आ भी सकता है, जा भी सकता है, कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट गेट, गुड, यही था, इतना सही था ये बात, ठीक है। सेकेंड हमारे पास आता है मैकेनिकल चैनल्स। जिस ऑर्डर में पढ़ाऊंगी उसी ऑर्डर में मैं लिखवा रही हूँ, वैसे कोई ऑर्डर नहीं है। मैकेनिकल चैनल्स, मैकेनिकल चैनल्स, मैकेनिकल से क्या समझते हो? मशीन। हाँ, यानी फोर्स लगेगा, है ना। तो वो चैनल जो फोर्स से ऑपरेट होते हैं, वैसे ही हमेशा क्लोज होते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ उसको ऑलवेज क्लोज। ये याद रखना, ओपन कौन सा है, क्लोज कौन सा है, ये आ सकता है थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हुआ तो। ऑलवेज क्लोज रहते हैं, पर ओपन कब होते हैं? जब उसको जब फोर्स फोर्स लगेगी। लगेगी। यस, फोर्स अप्लाइड, जब फोर्स लगेगी तब ओपन हो जाएंगे। और ये आयंस के चैनल है ना, दैट मींस फोर्स भी कौन लगा रहा है? आयन। आयन। आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो फोर्स भी तो जनरेट करेगा यार, उसका भी तो कुछ फोर्स होता ही होगा ना, चाहे बहुत छोटू होता होगा लेकिन एग्जिस्ट तो करता है नीचे, ठीक है। थर्ड है मेरे पास वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। वोल्टेज गेटेड आयन चेन्स क्या होते हैं कि ये भी हमेशा क्लोज रहते हैं, ऑलवेज क्लोज, हमेशा क्लोज रहते हैं, लेकिन ये ओपन होते हैं। कब ओपन होते हैं? जब वोल्टेज सप्लाई होगी। वोल्टेज चेंज हो जाएगा। प्रेजेंस ऑफ एप्रोप्रिएट वोल्टेज। अब मैम इसका क्या मतलब हुआ है? वोल्टेज का क्या मतलब है? वोल्टेज का मतलब है आयन कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बने। अभी समझाऊंगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर तुमको नहीं आता, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा तो वोल्टेज गेटेड आयन चैन ऑटोमेटिकली ओपन होंगी, इसके बारे में हम सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। लास्ट आते हैं हमारे, जो हम एक्सॉन टर्मिनल के टाइम पे पढ़ेंगे, दैट इज फोर्थ वन, दिस इज लाइगेंड गेटेड चैनल्स। अब लाइगेंड गेटेड चैनल्स क्या होते हैं? लाइगेंड का मतलब होता है कि पहले तो ये भी क्लोज है, ऑलवेज क्लोज, लेकिन ये ओपन होते हैं। यार ओपन नहीं होते तो फिर एग्जिस्ट क्यों करते हैं ना नेचर में। तो ओपन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल। केमिकल। यस, तो केमिकल वाले हैं ये, यानी वो पढ़ते थे ना, न्यूरॉन एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है ना? यो मैम। जो ओपन होते हैं दोज आर लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। क्लियर है सबको? यो मैम। ठीक है, लिख लिया सबको? यो मैम। अब हम साथ साथ नोट्स बनाएंगे और इस टॉपिक को साथ साथ में कवर करेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हेडिंग डालो, हाउ सिग्नल ट्रांस ट्रेवल इन अ न्यूरॉन, ठीक है। एंड वी टॉक अबाउट, हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इन एन एक्सॉन, स्पेसिफिकली हम एक्सॉन की बात कर रहे हैं। और कौन से एक्सॉन की बात कर रहे हैं? माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड? नॉन माइलिनेटेड, ये लिख लेना क्योंकि माइलिनेटेड में थोड़ा अलग होता है। यार क्या होगा, नॉन माइलिनेटेड में थोड़ा अलग होता है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले सेल के अंदर कंडीशन क्या थी, हमें किसी पॉइंट से तो स्टार्ट करना है। अब ये ना थोड़ा साइक्लिक सा प्रोसेस है, ये घूम के वहीं आएगा जहां से शुरू हुआ है। तो तुमको अभी बेशक बिल्कुल स्टार्टिंग समझ नहीं आएगी, लेकिन जब मैं तुम्हें एक्सॉन का बता दूंगी ना, एक्सॉन से क्या केमिकल रिलीज हुआ, तो तुमको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अभी के लिए समझते हैं कि जब कोई सिग्नल नहीं आया है तो सेल कौन से स्टेज में होगा। कोई सिग्नल नहीं आया तुमको, किसी ने नहीं बोला क्लास है कुछ है, तो तुम किस स्टेज में होगे? रेस्ट। यस एग्जैक्टली। तो न्यूरॉन विल बी इन रेस्ट, है ना, रेस्ट में होगा वो। तो रेस्ट में जब वो होगा, उसके आसपास कोई आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी, इसको समझते हैं। देखो न्यूरॉन इज नथिंग बट अ सेल, है ना। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि जो भी सेल होता है, सेल की एक खासियत होती है कि सेल के बाहर हमेशा ये जो मीडियम होता है ये भी लिक्विड होता है, सेल कभी सूखे में नहीं पड़ा होता, ठीक है। इसको अपन कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, है ना। यो मैम। और अंदर होता है हमारा साइटोप्लाज्म। तो मैंने बोला था कि अंदर की तरफ किस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है? पोटेशियम, हाँ, और बाहर सोडियम। सोडियम, ठीक है। आयन कॉन्सेंट्रेशन तो है ना। अब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अगर मैं बोलूं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या न्यूट्रल से एनवायरमेंट हो गया? कैसा एनवायरमेंट है? बहुत पॉजिटिव हो गया? ऐसा नहीं होता। पोटेशियम बेशक अंदर होते हैं, लेकिन अंदर साइटोप्लाज्म की तरफ ना, लिख लो, मैनी अदर नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस नेगेटिव प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं ना, कुछ प्रोटीन अमीनो एसिड नेगेटिव होते हैं, तो वो सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से अगर मैं बोल दूं साइटोप्लाज्म किस तरीके से है नॉर्मल कंडीशन में, अंदर से कैसा होता है? पॉजिटिव। नहीं बेटा, अगर अंदर बहुत सारे नेगेटिव आयन है तो अंदर से कैसा होगा? नेगेटिव। तो सेल इनसाइड से कैसा है? नेगेटिव। और आउटसाइड पॉजिटिव। ये बात समझ आई? कंफ्यूज मत होना कि मैम आप दोनों तरफ पॉजिटिव बता रहे हो पर फिर ये भेदभाव क्यों। उसका रीजन ये है कि पोटेशियम बेशक अंदर है, क्योंकि हम सोडियम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत सारे नेगेटिव आयंस होते हैं। इस वजह से ओवरऑल जो इन्वायरमेंट होता है सेल के अंदर वो नेगेटिव है। यानी कि मेरे एपिथेलियमस में भी सॉरी एपिडर्मिस में भी अभी ऐसा ही होगा, है ना। ये बात मैं न्यूरॉन के एक्सॉन में बना दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो एक एक्सॉन बना लेते हैं नीचे, हमें थोड़ा इजी रहेगा रेफर करने के लिए, ठीक है। ये एक्सॉन है, तो मैं कह सकती हूँ एक्सॉन के अंदर अभी मैं रखूंगी नेगेटिव और आगे मैं बाहर रखूंगी पॉजिटिव, ठीक है। ये क्यों मेंटेन है अभी थोड़ी देर में समझ आएगा, तो मैं अभी आपको वो चैनल नहीं बताने वाली, अभी के लिए ऐसे रखते हैं। तो बाहर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर कोई तो चार्ज होगा, ठीक है, खाली नहीं बैठा, इस पर चार्ज होता है। तो जो न्यूरॉन जो रेस्ट स्टेज पर है वो कोई भी सिग्नल कंडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन उसके आसपास चार्ज डिफरेंस तो आपको दिख रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो हम कहते हैं न्यूरॉन जब वो रेस्ट में होता है तो न्यूरॉन कहलाता है किस पोटेंशियल में? अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल। सो व्हाट इज रेस्टिंग पोटेंशियल? रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट है न्यूरॉन की जब वो रेस्ट में बैठा है। लिख लो ये बात, क्वेश्चन सॉल्व करते थे दिक्कत देगी। लिखो, रेस्टिंग पोटेंशियल इज स्टेट ऑफ न्यूरॉन। लिखो, when it is in rest। क्लियर? अब इसकी कोई बायो में वैल्यू भी रखी होगी, तो वैल्यू होती है क्या? -70 मिलीवॉट। -70 मिलीवॉट। यार कभी यूनिट मत इग्नोर करना, यूनिट के बिना नंबर कुछ नहीं होता, ठीक है। तो माइनस में है ये, याद रखना, प्लस में नहीं है। तो -70 मिलीवॉट में पड़ा है वो अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल में। क्लियर सबको? लिख लिया सबने? मैम। नेक्स्ट पेज पे, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था रेस्टिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। अब आया सिग्नल, लिख लिया? फिर सिग्नल अराइव, सिग्नल अराइव्स। अब आ गया सिग्नल अराइव, ठीक है। जैसे सिग्नल आएगा तो आयन की कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर खिसकनी है, तभी सिग्नल आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक चीज हम पीछे जान लेते हैं कि जब वो रेस्टिंग स्टेज में है ना तो कुछ चीजें ओपन होती है। कौन से चैनल्स ओपन होते हैं रेस्टिंग स्टेज में? एक पोटेशियम लीकी चैनल ओपन रहता है। या छोड़ो अभी मत लिखो, वापस आते हैं इधर उधर सिग्नल अराइव पर, ठीक है। मैं बैक जाके करवाऊंगी जब तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। तो जब सिग्नल अराइव हुआ तो क्या हुआ, सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक चैनल्स खुलेंगे। देखो कौन सा चैनल खुला, ये बनाया मैंने एक्सॉन, ठीक है।
सिग्नल मान लो आया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं बोलूंगी ए, ठीक है। बाहर ए में क्या चार्ज था? पॉजिटिव। पॉजिटिव, सब तरफ पॉजिटिव था और अंदर नेगेटिव था। यो मैम। जैसे ही सिग्नल अराइव होता है ना, कौन से चैनल्स ओपन हो जाते हैं? सोडियम, ध्यान से सुनना, ये बहुत स्पेसिफिक है। सोडियम लीकी चैनल। लीकी चैनल्स नहीं बेटा, सोडियम वोल्टेज। ये मैकेनिकल चैनल्स ओपन। इतना डिटेल में एनसीईआरटी पे नहीं होगा, पर तुम सीक्वेंस में समझो उसे, ठीक है। सोडियम के मैकेनिकल चैनल्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। बाहर से बढ़ता है प्रेशर और वो अंदर सोडियम को पुश करता है, तो सबसे पहले ओपन हो गए सोडियम के मैकेनिकल टाइप ऑफ चैनल। क्यों ओपन हुआ? क्योंकि सिग्नल ने उसको ऐसे मॉडिफाई किया, ठीक है। तो जैसे सिग्नल आया, सोडियम के मैकेनिकल चैनल ओपन हुए। तो अगर सोडियम के चैनल ओपन हुए तो सोडियम कहाँ को मूव करेगा? अंदर की तरफ। मूव्स इनसाइड सेल। तो क्वेश्चन ये है कि क्या पोटेशियम बाहर जा रहा है? नो मैम। हाँ, तो ये बात हम साइड में लिखेंगे कि ये अगर सोडियम के चैनल्स ओपन हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बड़ा आराम से दिमाग में आता है, पोटेशियम का क्या हुआ? तो यहाँ लिखो पोटेशियम आयन ऑल चैनल्स क्लोज्ड, ठीक है। उसके चैनल्स क्लोज है, सोडियम के खुले हैं। ओके जी, यो मैम। ठीक है। अब देखो, जब सोडियम अंदर मूव करा तो अंदर नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यो मैम। अब मैं थर्ड पॉइंट लिख रही हूं, ध्यान से देखेंगे। इनसाइड द एक्सॉन -70 milliwatt changes to -60 milliwatt। बेटा मजाक थोड़ी है कि एकदम से प्लस में चला जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना। -70 से -60 पे आया। जैसे -60 पे आता है ना, सेल को कंफर्मेशन हो जाती है कि भाई सिग्नल आ गया है और बिल्कुल सॉलिड सिग्नल आया है, इसको पूरा एंड तक भेजना है, ठीक है। तो क्या होता है यार, यहाँ डेंड्राइट से सिग्नल आ रहा है, इस डेंड्राइट से सिग्नल आ रहा है, अभी मैं तुमको दिख रही हूँ ना। यो मैम। बेटा सिग्नल आ रहा है इधर से डेंड्राइट से, इधर से डेंड्राइट से, ऐसे तो हल्का हल्का सिग्नल आता रहेगा और वापस चला जाएगा एक्सॉन से। एक्सॉन ऐसे नहीं करता, एक्सॉन कहता है तमीज से सारे सिग्नल एक साथ आओ, तो मैं तुम्हें ट्रांसमिट होने दूंगा। तो व्हाट हैपन इज कि जब सिग्नल आता है ना, सारे के सारे सिग्नल आके कहाँ इकट्ठा होते हैं? अब इस पिक्चर में वापस आते हैं हम लोग, ये वाली देखो, सारे के सारे सिग्नल आके इस दरवाजे पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है। दिस इज द ए पॉइंट, इस दरवाजे पे इकट्ठे होंगे। अगर सिग्नल एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा रखता है तभी वो आगे ट्रांसमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम बुलाते हैं थ्रेशहोल्ड पोटेंशियल। क्या बुलाते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। फिजिक्स केमिस्ट्री में सुना भी होगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिनिमम वैल्यू है जो आएगी तभी। मैम फिजिक्स में। हाँ, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? -60 मिलीवोल्ट, ठीक है जी। तो -60 मिलीवोल्ट किसकी वजह से हुआ? सोडियम की मूवमेंट से, पोटेशियम की मूवमेंट से? सोडियम। बेटा बिल्कुल ना बिना देखे कॉपी की तरह बोल मत देना, मेरे से ध्यान से देख के बोलो किसकी वजह से हुआ है? सोडियम की वजह से। हाँ, तुमसे नीट में यही देख, इससे ना काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी टाप टाप के आपको कॉन्सेप्ट देती है, लेकिन एक्सपेक्ट करती है आपको सब कुछ भरो। तो इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ इस बात को। सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इससे काफी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, यो अगर ध्यान से पढ़ लोगे ना कौन सा दरवाजा कब खुला, फिर कुछ नहीं है, ये मजाक जैसा है, बहुत ईजी है ये। अच्छा चलो, सोडियम अंदर आ गए, अब क्या होगा? अब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रीच होगी ना, लिख दो ये बात, लिखो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल -60 वॉल्ट रीच्ड। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हुई, अब कंफर्म हो गया न्यूरॉन को कि भाई सिग्नल ट्रांसमिशन तो करनी है। तो अब वो क्या, कौन से चैनल ओपन कर देगा? वो बड़े वाले चैनल ओपन करेगा जिनका नाम है पोटेशियम। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम चैनल्स, पोटेशियम को ओपन नहीं करना अभी, ठीक है। सिग्नल ट्रांसमिशन में जो रिस्पॉन्सिबल है सिग्नल की मूवमेंट के लिए, दैट इज एक्चुअली सोडियम, पोटेशियम नहीं होता। पोटेशियम मेंटेनेंस के लिए होता है, ओके। सोडियम होता है सिग्नलिंग करने के लिए, समझ आई? यो अब अगर मैंने सोडियम चैनल्स को ओपन कर दिया तो अब क्या होगा? सोडियम बाहर मूव करने लगेगा। बढ़िया, यहाँ बना लेते हैं हम लोग, है ना। ऐसे आंसर देगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा क्लास करते करते।
अरे बेटा सोडियम तो बाहर ही था ना, वो अंदर ही मूव करेगा। अगर मैंने सोडियम का दरवाजा खोल दिया तो अंदर की तरफ, पहले सोडियम का ना, ले मैं यहाँ बना, पहले सोडियम का एक दरवाजा खुला था, ठीक है, मैकेनिकल चैनल। अब मैंने उसको दूसरा दरवाजा भी खोल दिया, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, तो सोडियम अंदर ही मूव करेगा, बाहर तो वो ऑलरेडी, ठीक है। तो मोर सोडियम मूव्स इनसाइड, कौन सा स्टेप है ये, 6, लिख दो, यो मोर सोडियम मूव्स इनसाइड सेल, ठीक है जी। तो सेल के अंदर अब बताओ वोल्टेज कैसे जाएगी, मेम्ब्रेन से नेगेटिव होती जाएगी या पॉजिटिव होती जाएगी, पॉजिटिव। इनसाइड सेल क्या होता रहेगा, पहले कितना था -70 मिलीवॉट, फिर क्या हुआ -60 मिलीवॉट, और वो चलते 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 जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, वो जाएगा एक पॉइंट तक जिसको हम बोलते हैं प्लस की 30 मिलीवॉट। हाँ, और इसको बोलते हैं क्या जनरेट हो गया है, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल। हाँ, कि ए पॉइंट पे अब पूरा चार्ज डिफरेंस उल्टा हो गया, तो सिग्नल बिल्कुल ए पॉइंट पे टिक के आ गया है और उसने आयन की कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने बल्ब प्लग चलाया तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई ना, तो मेरा बटन दबाते ही इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई। एक्शन पोटेंशियल इज व्हेन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो गई और वहां पे सिग्नल अब वर्क कर रहा है, ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, मतलब सिग्नल यहाँ पे जनरेट हो गया प्रॉपर्ली। तो ये पीछे क्या हो रहा था, जनरेशन का प्रोसेस हो रहा था, ऐसा नहीं होता ना एकदम से हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो हमने स्टेप वाइज पढ़ा है इसको, कि पहले क्या हुआ, कुछ नहीं, आराम से रेस्टिंग पोटेंशियल में बैठा था, -70 मिलीवॉट, सिग्नल विग्नल आए, उन्होंने क्या करा, सोडियम के वो मैकेनिकल चैनल ओपन करे, -60 मिलीवॉट कर दिया, तो एक्सॉन को कंफर्म हो गया कि ये सिग्नल मेरे को आगे लेकर जाना है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अपने वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ही ओपन कर दिए। अब बहुत सारा सोडियम अंदर आ गया, तो वहां उस ए पॉइंट पे पोलैरिटी चेंज हो गई, इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, कि यहाँ पर सिग्नल जनरेट हो गया है। समझ आई बात? यो मैम। हाँ बेटा, बोल बोल बोल, पूछ। मैम जब सिग्नल अराइव होंगे, जब वो अभी डेंड्राइट्स के पास ही होंगे, तब जो हमारे सोडियम के मैकेनिकल चैनल है वो ओपन हो जाएंगे उस टाइम पर। अगर वो ओपन हो पाए ना और -60 मिलीवॉट तक पहुंच गया, तो हाँ बिल्कुल, डेंड्राइट के पास नहीं, एक्सॉन के बिल्कुल हेड के पास। ये वैसे इतना स्पेसिफिक कोई पूछेगा नहीं, बट यहाँ पर होता है, वो जो प्रोसेस पूछ रही है ना, वो यहाँ होता है, इस पे ओपन हो जाते हैं। अगर वो सिग्नल इतना स्ट्रांग है ना कि -60 मिलीवॉट तक ले जाए पोटेंशियल को, ठीक है, नहीं तो वो सोडियम चैनल ओपन होते, कुछ नहीं होता, बंद हो जाते हैं। ओके मैम। ठीक है, राइट। तो अभी मैं इसी पॉइंट को मैंने ए पॉइंट बनाया, ध्यान से देखना। तो ए पॉइंट के पास तो अलग अलग हो गया, तो अंदर कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। और कंपैरेटिवली बाहर नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों, पोटेशियम थोड़ी मूव करा है, पोटेशियम नहीं मूव करा, लेकिन तुम सब पॉजिटिव बाहर से निकालोगे, बाहर कुछ तो नेगेटिव प्रोटीन भी होंगे ना, समझ आइए बात, है ना। बाकी जगह पे सेम है, अगर मैं बी पॉइंट पे बोलूं तो बी पॉइंट पे अभी भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। ठीक है, बाकी जगह सेम है, बस ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे क्या जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ आई, यो ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब क्या है, एक्शन पोटेंशियल को आगे ट्रेवल भी करना है। तो तुमको पता है ना कि चार्ज तो मूव करते हैं और वो सर्किट बनाते हैं, है ना। तो अब क्या होगी, चार्ज की मूवमेंट होगी, ठीक है। चार्ज कैसे मूव करेंगे, अब ये हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी, तो हम इसे कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। चलो जनरेट होगा, आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। अब जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से चार्ज, चार्ज से मेरा मतलब है आयन, और आयन से कौन से आयन की बात हो रही है, सोडियम आयन। यस, मूव्स टू बी पॉइंट इनसाइड द सेल, ओके। तो सेल के अंदर इनकी मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है, लिखा है यो दोबारा बनाते हैं, बनाते बनाते चलेंगे, तभी तो हमें समझ आएगा एंड में जाके। तो यहां मैंने बनाया था ए पॉइंट पे प्लस साइज, है ना, तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये रहा मेरा बी पॉइंट। मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक है, सोडियम अब यहाँ को मूव करने लग गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पर क्या हो रही है, दिस इज नॉन एज
हम्म? दो तीन टर्मिनोलॉजीज कर ले पहले, यो मैम। दो तीन टर्मिनोलॉजी समझते हैं, फिर हमें थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ समझते हैं, ये तो पढ़ा रही हूँ मैं आगे। एक होती है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? हम जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ज्यादा होता है। सबसे पहले रेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब रेस्ट पे। मैम जब अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और बैलेंस होता है। ओके गुड। पोटेंशियल, इसको सिंपल भाषा में लिखते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब है व्हेन सेल इज इन रेस्ट, आयन कॉन्सेंट्रेशन, देखो इसे, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल इज मेंटेन। ठीक है जी, जितना आयन बाहर है जितना आयन अंदर है वो मेंटेन है, ऐसा नहीं है वो मूव नहीं करते। अभी समझोगे तो मूव तो करते हैं, लेकिन रेस्टिंग पोटेंशियल है, कुछ नया चेंज नहीं आया। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल, चार्ज, मैं या बोल दूं आयन कॉन्सेंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इज चेंज्ड। ठीक है, उसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। कि आयन कॉन्सेंट्रेशन ए पॉइंट पे चेंज होगी तो मैंने कहा था एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुए, है ना। ये मैम अब एक वर्ड आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है? जब एक सेल में एक्शन पोटेंशियल कहीं जनरेट हो गया है, उस सेल को हम बोलते हैं इट इज इन डीपोलराइजेशन स्टेट। समझ रहे हो तुम? जैसे, हाँ बोलो बोलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मेरे सर में दर्द है, ठीक है, वो एक पॉइंट पे हुआ, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई है। ओवरऑल मैं बोलूं कि मैं बीमार हो गई, दैट इज डीपोलराइजेशन। तो मेरी पूरी बॉडी पे इफेक्ट हो गया, डीपोलराइजेशन वर्ड बोलूंगी। अगर मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रही हूँ तो एक्शन पोटेंशियल बोलूंगी। ये बात समझे? नहीं, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा पॉइंट था ए, देखो नहीं समझ आई दैट्स फाइन, बता दो नहीं समझ आई दोबारा समझा दूंगी, कुछ नहीं होता, आराम से समझो उसे। ये ए पॉइंट है, यहाँ पे जो भी आयन कंसंट्रेशन थी वो ऊपर नीचे होगी। ठीक है, सिग्नल यहाँ आ गया, वो ऊपर नीचे होगी। तो अगर आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर ऊपर नीचे हो गई है मेरी, तो मैं बोलूंगी यहाँ पर आ गई है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो एक्शन पोटेंशियल एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे अभी क्या टाइम हुआ है 6:30। तो 6:30 PM पे मैंने देखा एक्शन पोटेंशियल। 6:30 PM पे मैंने देखा कि आयन कॉन्सेंट्रेशन ए पॉइंट पे ऊपर नीचे है, तो मैंने कहा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगी 6:30 पे। और अब मैं तुमसे ये पूछूं कि ये सेल किस स्टेट में रहा है, तो मैं बोलूंगी सेल डीपोलराइज हो गया। तो एक्शन पोटेंशियल लीड्स टू डीपोलराइजेशन। क्लियर? यो मैम। आयन के रिस्पेक्ट में बोलोगी तो बात तो वही है, कुछ अलग नहीं है, ये बस दो अलग वर्ड यूज कर देते हैं। तो जब एक्शन पोटेंशियल आएगी तभी सेल डीपोलराइज होगा। ओके, हाँ बेटा पूछ डाउट पूछ। वो आपने बोला कि अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो उसे बल्कि एक पॉइंट पे हो रहा है तो हम उसे एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर पूरे बल्कि एक्सोन में हो रहा है तो उसे हम डीपोलराइजेशन बोलेंगे। उस सेल के रिस्पेक्ट में मैं डीपोलराइजेशन बोलूंगी। ये सेल अभी डीपोलराइज स्टेट में है। एक्चुअली क्या है ना, अभी तो मैं देखो स्लो बता रही हूँ, ये सिग्नल बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो ओवरऑल सेल को मैं देख के बोलूंगी ये डीपोलराइज स्टेज में है। और मानती हूँ कि एक्शन पोटेंशियल अभी ए पे ही है, लेकिन ओवरऑल सेल में डीपोलराइज बोल दूंगी क्योंकि वो बहुत जल्दी सिग्नल ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, हम एक वर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। हाँ बोल। हम इसके लिए एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे ना, वो एक सेंटेंस यूज करेंगे, दैट, मैं लिख देती हूँ, एक्शन पोटेंशियल लिखो जनरेट एट पॉइंट ए which leads to depolarization of the neuron। ठीक है, अगर और स्पेसिफिक लिखना है तो डीपोलराइजेशन एट द पॉइंट ए, इससे ज्यादा स्पेसिफिक नहीं लिख सकते। ओके, समझ आई?
Yo-yo, ma'am. तो अगर मैं पूछूं वैल्यू किसकी है माइनस प्लस 30 मिलीवॉट, तो माइनस 30 मिलीवॉट तुम एक्शन पोटेंशियल के साथ यूज करते हो। डिपोलराइजेशन तो एक फिनोमेना हो गया, उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज है माइनस प्लस 30 मिलीवॉट, ठीक है। अब चार्ज आगे की तरफ मूव करा, अब हम ये कर रहे थे ना, चार्ज आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो देखो ये डिपोलराइज हो। हाँ बोल 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 बोल, पूछ पूछ। जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो माइनस 60 नहीं होगा? नहीं बेटा, माइनस 60 था थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ये रहा, दिस इज थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ओके, ओके मैम। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज लाइक तेरे सिर में दर्द है, सुबह दर्द हुआ, तूने कुछ नहीं लिया, दोपहर तक दर्द रहा, तूने कुछ नहीं कहा, रात तक जब दर्द हुआ ना, तो तेरी हिम्मत जवाब देगी, फिर इससे ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब मुझे दवाई लेनी है। तो तेरी थ्रेशोल्ड थी कि तूने तब तक बर्दाश्त कर लिया, दैट इज माइनस 60 मिलीवॉट। अब उसके बाद और कितना दर्द बढ़ रहा है, दैट इज एक्शन पोटेंशियल, आगे चलेगी। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मतलब कि इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा वो फाइनल वैल्यू के बाद, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वो होगा। अच्छा, अब सिग्नल आगे मूव करेगा, तो देखो ए पॉइंट पे आयन ऊपर नीचे हो गए, लेकिन ये आयन हमेशा ऊपर नीचे थोड़ी रहेंगे। टेक्निकली जो सेल होता है उसमें आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसी होती है, बाहर क्या होता है और अंदर क्या होता है, एक नॉर्मल रेस्टिंग सेल में। अंदर नेगेटिव होता है और बाहर पॉजिटिव होता है। तो ए पॉइंट पे अभी क्या चल रहा है, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, है ना। तो अब ये करना क्या चाहता है, ये चाहता है, अब देखो सिचुएशन क्या है, ए वांट्स टू बी नॉर्मल अगेन, ठीक है। और इसका नॉर्मल अगेन का क्या मतलब है, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव। more negative. Good. More negative inside and more positive Outside. है ना। वो भाई ये करना चाहता है, और वो कैसे कर सकता है, जब वो अपने पास बड़ी बड़ी चीजों को आगे पीछे भेजे ना, धक्का मारे इन लोगों को, है ना, पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेज दे, तो व्हाट इट डू इज, ये ना पॉजिटिव चार्ज जाएगा बी पॉइंट पे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट पे भेज दिया जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट पे भेजेंगे तो उससे जो सोडियम इतना सारा अंदर भरा है, बाहर का कैसे मैनेज होगा। देखो पॉजिटिव को मैंने आगे तो भेज दिया, लेकिन अभी भी तो दिक्कत है ना, बाहर नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो बाहर के नेगेटिव चार्ज को कैसे ओपन करेंगे। अब हमारे पास आएगा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स ओपन। तो अब वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल होंगे ओपन, ठीक है। अभी तक सोडियम की कहानी चल रही थी, अब हम पोटेशियम चैनल की कहानी चलाएंगे, ठीक है। देखो अभी ए पॉइंट पे ही है, हम बी पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, अभी हमें ए पे ही करना है कि ए अपनी कंडीशन में दोबारा वापस आना चाहता है। तो ए पॉइंट पे वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होगी, ये रहा ए पॉइंट, मैं यहाँ पर पोटेशियम के चैनल्स ओपन कर रही हूँ, ठीक है। अगर पोटेशियम के चैनल ओपन हुए, पोटेशियम कहाँ भागेगा, बाहर की तरफ। हाँ बाहर की तरफ भागेगा। अगर पोटेशियम बाहर की तरफ भागेगा तो बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं ये बात लिख सकती हूँ, अल्टीमेटली लिखो, अल्टीमेटली आउटसाइड सेल का कैसा हो गया, पॉजिटिव, और अंदर कंपैरेटिवली नेगेटिव हो गया। क्यों, तुमने सारा पॉजिटिव बाहर निकाल दिया तो नेगेटिव हो गया ना, और कुछ पॉजिटिव तुमने बी पॉइंट पे भी भेज दिया, तो इनसाइड कैसा हो गया, नेगेटिव। कंपैरेटिवली नेगेटिव, है ना। लेकिन एक बात बताओ, बाहर पॉजिटिव किसने करा है, पोटेशियम आयन। ड्यू टू पोटेशियम आयन, और अंदर नेगेटिव किसने कर दिया है, अभी भी अंदर, हाँ, अंदर अभी भी कॉन्सेंट्रेशन सोडियम की ही ज्यादा है ना। जब नॉर्मल सेल था, जब हमने स्टार्टिंग में सेल बनाया था, तो नॉर्मल सेल के केस में किस तरीके से सिचुएशन होती है, अंदर नेगेटिव कौन बनाता है, पोटेशियम। और बाहर सोडियम। है ना। गलत हो गया, है ना। यो। लेकिन चार्ज हमने मैनेज कर लिया, लेकिन आयन गलत जगह भेज दिया, ठीक है। तो अभी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हुए, पोटेशियम बाहर की तरफ भागेगा, एज ए रिजल्ट आउटसाइड पॉजिटिव हो गया, इनसाइड नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो चार्ज कॉन्सेंट्रेशन तो मेंटेन होगी ना जो पहले होती थी, सही बात है। मैम। ये बात मैं लिख दूं नेक्स्ट पेज पे, यो मैम। चार्ज returned as was present below, as was present earlier around axon, है ना। और हम इसको ब्रैकेट में लिख देंगे कि बाहर भैया दोबारा से क्या कर दिया इन्होंने, पॉजिटिव, और अंदर दोबारा से इन्होंने कर दिया नेगेटिव, ठीक है। तो इसको कहते हैं, जो सेल था पहले वो
डीपोलराइज हुआ था, अबे दोबारा अपनी स्टेट में आ गया, तो इसको हम कहते हैं कि सेल हैज रीपोलराइज। Repolarization. समझ आई? यो मैम। अब मैं इसको थोड़ा सा सम अप करके बताऊं। मैम जो ये आपने अभी बताया कि बाहर पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पहले वाली कंडीशन ही बताई है आपने जो सबसे पहले पढ़ी थी। सबसे पहले भी तो यही पढ़ा था, अंदर चार्ज नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। यस मैम। ये तो बताया मैंने, दोबारा यही मैम हुआ। पर हाँ हाँ पर इसमें आयंस नहीं हो गए चेंज पहले उसमें? हाँ, आयंस गड़बड़ हो गए इसमें, अभी वो ठीक करेगा ये दोबारा से, लेकिन चार्ज तो सही हो गया ना। यो मैम। तो चार्ज को ये एक नाम देता है और आयंस को एक और नाम देता है। पूछो। मैम पर जैसे कि आपने अभी स्टेप बताया पोटेशियम बाहर गया, उसमें तो ये इसमें ऑपोजिट नहीं हो गया कि आउटसाइड हमारे पास नेगेटिव हो गया है और इनसाइड पॉजिटिव हो गया है? गुड़िया, पोटेशियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं करता। जब वो सेल के अंदर था ना, पोटेशियम पॉजिटिविटी नहीं फैला पा रहा था क्योंकि अंदर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बहुत था, प्रोटीन बहुत थे नेगेटिव वाले, ठीक है। लेकिन जब पोटेशियम अभी भी पॉजिटिव ही है ना, जब वो बाहर जाता है ना, तो बाहर इतने नेगेटिव लोग नहीं है, इसलिए उसकी पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई देता है। वो अंदर भी पॉजिटिव था, बाहर भी पॉजिटिव है बेटा, ओके यो मैम। है ना। तो ये एक जनरल कंफ्यूजन है, तो हम इसको नोट की तरह कहीं लिख ले साइड में। यो मैम। इसको नोट की तरह लिख लेते हैं, मेरे को लगता है ये ना बार बार आती है, तो एक नोट डाल लेते हैं कि पोटेशियम ion have positive charge and it is present normally inside the cytoplasm. It imparts, या simple लिखो, it gives cytoplasm a negative charge because inside cytoplasm there are other negative ions and proteins present, जिनकी वजह से ओवरऑल चार्ज सेल के अंदर नेगेटिव दिखता है, बट पोटेशियम पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो जब पोटेशियम, लिख लो, पोटेशियम आयन आउट ऑफ सेल जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को नेगेटिव कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है जी। अब क्लियर है? ये सबसे बेसिक कंफ्यूजन है जो सबको होती है। मैं जब स्कूल में थी मेरे को बहुत दिक्कत थी इस बात से कि पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर नेगेटिव कैसे हुआ। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ नहीं आता था, मैं यहाँ आके फंसती, तो मैंने रट्टा मारा हुआ था। मेरे को बड़े होकर समझ आया है। अभी क्लियर तुमको? मैम। हम बहुत जल्दी टाइप कर दिया लिखा तुमने? मैम एक लाइन बच। लिख ले कोई बात नहीं, लिख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ नहीं आया तो फायदा क्या उस टॉपिक का, है ना। यो मैम डन। तो मैं कह सकती हूँ, अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखूं ना, तो अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आएगी सबसे पहले आएगी रेस्टिंग पोटेंशियल। यो मैम। वैल्यू क्या है उसकी? -70 मिलीवॉट। फिर आएगी मेरे पास थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। लिख ले बेटा, जिसको कंफ्यूजन है कौन कहाँ आया, वो हो जाएगी हमारे पास, सिग्नल आने पे आती है -60 मिलीवॉट। आएगी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल, दैट वुड बी 30 मिलीवॉट। 30 मिलीवॉट तक जाती है, प्लस होगी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल आ गई तो हम बोलेंगे सेल हो गया, सेल डीपोलराइज, है ना। और उसके बाद बोलेंगे हम ये दोबारा से सेल क्या होगा, सेल रीपोलराइज। जब वो रीपोलराइज होता है तो दोबारा से एक्शन पोटेंशियल ऊपर ऊपर जा रही है, तो कितनी हो जाएगी एक्शन पोटेंशियल फाइनली? -70 मिलीवॉट।
बेटा जहां से स्टार्ट किया था ए पॉइंट वहीं आ गया ना वापस. Yo ma'am. This is how it works. Okay. यो मैम. अब क्या होता है, कभी कभार ना, अब मैं तो तुम बताने वाली हूँ एक्स्ट्रा, कभी कभार ना पोटेशियम आयन ना बावले हो जाते हैं, बाहर जा रहे हम और बाहर जाएंगे, बाहर जाते जाते बहुत ज्यादा चले जाते हैं बाहर. ठीक है, तो ये -70 मिलीवॉट ना इनसाइड द सेल के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ मैं माइनस. ठीक है, तो अगर पोटेशियम आयन ज्यादा ही बाहर चलेगी तो सेल के अंदर ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव? वो नेगेटिव. नेगेटिव. हाँ, उसको हम क्या बुलाते हैं? दैट इज नोन एज Polarization. hyperpolarization. What is hyperpolarization? If after last step क्या था? Depolarization, the potassium ion, लिखो, potassium ion still continue to exit the cell. तो बाहर, तो साइटोप्लाज्म में मोर नेगेटिव हो जाता है. कितना नेगेटिव होता है? हाइपरपोलराइजेशन की वैल्यू होती है -90 मिलीवॉट. ठीक है, -90 मिलीवॉट हो जाता है, जिसको हम हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं. फिर दोबारा से अपने आप को रिकवर भी कर लेता है. ठीक है, तो कभी कभार न्यूरॉन में ऐसा भी होता है. ओके, इसको एक बार बना के देखें. अभी देखते हैं न्यूरॉन में चल क्या रहा है. ये रहा न्यूरॉन, ये इसका ए पॉइंट है. बस ये खत्म हो गया, 5 मिनट और दे सुन लो ढंग से. ए पॉइंट खत्म हो गया, वही चीज बी पॉइंट पे होती है, तुम खुद ही कर लोगे. ये पॉइंट था, अभी इसके साथ क्या चल रहा है? भर भर के पोटेशियम बाहर जा रहे हैं भाई साहब. तो उन्होंने कैसे चार्ज कर दिया? पॉजिटिव. अंदर कैसा हो गया है? नेगेटिव. नेगेटिव. बी पॉइंट पे क्या है अभी भी? नेगेटिव. अंदर पॉजिटिव. पॉजिटिव नेगेटिव. नेगेटिव. अंदर अभी भी नेगेटिव बोलोगे पॉजिटिव बोलोगे? भाई यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया था ना बेटा, तो यहाँ पे हो गया था पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है, जो स्टेप अभी ए पे फोकस करेंगे, छोड़ो बी को, बताते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी. ठीक है, ए को फोकस करते हैं. तो ए पे मुझे दिख रहा है ये चल रहा है. अब दुविधा क्या है तुम्हारे पास? दुविधा ये हो गई है इससे कि इसका रिजल्ट क्या मिला हमें एट द एंड. आउटसाइड क्या है अब? कौन सा है आयन? पोटेशियम. पोटेशियम. और इनसाइड इज सोडियम. इसको ठीक करना पड़ेगा. यो मैम. सो अब जो न्यूरॉन है एट साइट ए, न्यूरॉन एंटर इनटू एक फेज में एंटर हो जाता है वो, जिसको हम बुलाते हैं, ध्यान से सुनना, इस पे नीट पे क्वेश्चन आता है, नोन एज रिफ्रैक्टरी फेज. मैं कैपिटल में लिखती हूँ, रिफ्रैक्टरी फेज. सो व्हाट इज अ रिफ्रैक्टिव फेज और रिफ्रैक्टिव पीरियड? जहां पर आयंस अपने आप अपनी अपनी जगह पे वापस आते हैं. अपनी अपनी जगह पे वापस कैसे आएंगे? अभी तक जो आयन मूव कर रहे थे वो किसके थ्रू मूव कर रहे थे? वोल्टेज चैनल. हाँ, वोल्टेज गेट. डिफरेंट चैनल्स की तरफ मूव कर रहे थे. पहले सोडियम मैकेनिकल चैनल की वजह से मूव करा, फिर वोल्टेज गेटेड की वजह से मूव करा, फिर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड की वजह से मूव करा. मतलब दरवाजों से मूव कर रहे हैं ना. तो अगर तुम चाहते हो कि वो जो लौट के बुद्धू बाहर गया है पोटेशियम, वो वापस घर को आ जाए, तो तुमको क्या खोलने पड़ेंगे? दरवाजे. नाउ यू हैव टू ओपन द चैनल्स. कौन सा चैनल खोलोगे? सोडियम. अब ये बहुत प्यारा चैनल है, जो तुमने कहीं शायद पढ़ा हो पहले कभी. इन्हें हम कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप. सुने? सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? ये वो पंप होते हैं जो उनका फिक्स है कि वो किसको करेंगे, और ये नीट पूछता है और बड़ी बार पूछता है कि कितने आयन बाहर भेजा, कितने आयन अंदर भेजेगा. तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? अंदर कौन भरा बैठा है? सोडियम. तो दफा करेगा सोडियम को. कितने सोडियम एक बारी में बाहर जाएंगे? 3 सोडियम. 3. और कितने पोटेशियम अंदर आएंगे? 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, है ना. तो 3 सोडियम बाहर भेजे, 2 पोटेशियम अंदर भेजे, लेकिन भेदभाव नहीं है पोटेशियम के साथ. तो इसलिए पोटेशियम कहते कोई बात नहीं, मैं अपना चैनल भी ओपन कर लूंगा. तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप ऑन हो जाता है. एक तो ये ऑन होता है और एक और चीज ऑन होती है, एंड दैट इज नोन एज पोटेशियम लीकी चैनल्स. ठीक है,
तो पोटेशियम लीकी चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप भी ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आयन अपनी अपनी जगह पे आएंगे। अब अगर कोई अपने आप को ठीक ठाक कर रहा है, उस टाइम पर वो कोई सिग्नल लेगा बाहर से? नो मैम। नहीं ले सकता ना। कैसे सिग्नल लेगा? पहले उसका सोडियम पोटेशियम बिखरे पड़े, और सिग्नल ले ले वो और बिखरा दे, ऐसे तो सब कुछ ही बिखर जाएगा। तो वही होता है ना, अगर कमरा इतना गंदा हो रखा, तुम उसके ऊपर और क्या डालोगे? पहले तुम्हें कमरा साफ ही करना पड़ेगा। तो अब जब एक सेल रिफ्रैक्टिव पीरियड में होता है, तब वो कोई भी न्यू सिग्नल नहीं लेता। तो इस टाइम पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल वाला भी कोई सिग्नल आ जाए ना, नर्व कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई सिग्नल कंडक्शन नहीं होगा रिफ्रैक्टिव पीरियड में। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड में नो सिग्नल कंडक्शन, ये क्वेश्चन आता है नीट का, नो सिग्नल कंडक्शन। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो ही नहीं सकती। तुम्हें क्वेश्चन में जो मर्जी दिया हो, अगर रिफ्रैक्टिव फेज है तो न्यूरॉन साफ मना करता है, नहीं लूंगा सिग्नल। ओके, एक बार इसको बैठ के, अपने जो लिखा है ना सारा, एक बार इसको पढ़ना और साथ साथ बना के पढ़ना, देखना तुम जहां फंसोगे जस्ट मैसेज में एक बार। फिर तो एक ही जगह था। अब मेरे को बता दो बी पॉइंट पर क्या हुआ। ये ए पॉइंट का तो आपने बता दिया, सिग्नल ए पे गया। अब ए के बाद क्या हुआ? सिग्नल तो ट्रांसमिशन से सीख रहे हैं ना हम लोग, तो आगे कैसे गया? तो बेटा जो तुमने ए पे पढ़ा एग्जैक्टली वही चीज बी पे होती है, ठीक है। ए पॉइंट पे सिग्नल आया, यहाँ पे आयन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई थी, अंदर की तरफ पॉजिटिव हो गया था, तो पॉजिटिव आयन इस तरफ जाने लग जाते हैं, ठीक है, बी पॉइंट के ऊपर। और सर्किट कंप्लीट करना है तो बी पॉइंट के पास यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव था, इसके पॉजिटिव आयन यहाँ को आते हैं। जब मैं बोल रही हूँ सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, सोडियम कहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है भाई? सोडियम पोटेशियम पंप में वो बी पॉइंट से सोडियम लेके अंदर भेजता है। और अगर मैं बोल रही हूँ अंदर से ये चार्ज कैसे मूव करा, तो ये सर्किट बना लेते हैं, यहाँ से इसने सोडियम ले लिया, यहाँ से इसने पोटेशियम ले लिया, तो देयर इज अ सर्किट विच इज फॉर्म। तो जो भी एक्शन पोटेंशियल ए पे जनरेट हुआ ना, पहले कौन से चैनल खुले थे सबसे पहले बताओ? सबसे पहले सिग्नल आया तो क्या हुआ? मैकेनिकल चैनल्स ओपन। मैकेनिकल चैनल ओपन होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद सोडियम अंदर की तरफ मूव किया था। हाँ, फिर उसके बाद कौन सा चैनल खुला? वोल्टेज गेट। वोल्टेज गेट। कौन से चैनल? सोडियम पोटेशियम सोडियम है ना। फिर सोडियम अंदर आया, फिर उसके बाद अब सब कुछ ये डिपोलराइजेशन होगी। अब रिपोलराइजेशन करनी है तो क्या हुआ? जो सोडियम है वो बाहर की तरफ मूव करेगा और जो पोटेशियम है वो अंदर की तरफ आएगा। दोबारा देख, क्या मैं रिपोलराइजेशन की बात कर रही हूँ। रिपोलराइजेशन में कौन मूव करा था? सोडियम। पोटेशियम बाहर की तरफ मूव पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करा। तो बेटा जब पोटेशियम बाहर की तरफ मूव कर रहा था ना, उस टाइम पर सोडियम कहीं मूव नहीं कर रहा था, समझे? यो मैम। ठीक है, तो जब सोडियम मूव कर रहा है तब सोडियम मूव कर रहा है, पोटेशियम कर रहा है, ये एक साथ मूव करते हैं सिर्फ जब ये एक रिफ्रैक्टिव फेज के अंदर आ गए, तब ये आराम से एक साथ मूव करते हैं, ठीक है। यो मैम। ये जो सारे स्टेप्स हुए एग्जैक्टली सेम बी में होंगे, फिर वो आगे सिग्नल भेज देगा, सी में होंगे, फिर आगे सिग्नल भेज देगा, करते कराते एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंच जाएंगे। दिस इज हाउ नर्व कंडक्शन होती है। समझ आया बेटा थोड़ा थोड़ा? यो मैम। ये जो मैंने तुमको टर्म बताई, मैं पूछू क्वेश्चन कहाँ से आता है, मैं बताती हूँ तुम्हें टर्म्स जिनसे क्वेश्चन आएगा, इतने चैनल्स पता होने चाहिए, ठीक है। पहला जो टर्म पूछेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल, क्या है सेल की कंडीशन, फिर पूछ लेंगे आपसे रेस्टिंग पोटेंशियल की ये वैल्यू, फिर आपसे पूछ लेंगे एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, फिर आपसे पूछ लेंगे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वैल्यू अगर पेपर थोड़ा टफ हुआ, फिर आपसे रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन का फर्क पूछ लेंगे, फिर आपसे लास्ट में ये पूछ सकते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रिफ्रैक्टिव फेज क्या होते हैं और हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है। ये जो मेन वर्ड कराया ना, इन्हीं से पूछते हैं। अगर तुमको इनका मतलब पता है तो तुम आंसर निकाल लोगे, मतलब नहीं पता तो नहीं निकालोगे। तो एक बार नर्व कंडक्शन खुद अपने हाथों से जरूर बनाना, ओके। यो मैम। तुमको आ जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बात करें, एक बार देख लिया क्या लिखा एनसीईआरटी ने? यस मैम। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कम लिखा होगा। तो न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन ए पोलराइज्ड स्टेट। न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल। और कौन से एक्साइटेबल सेल्स होते हैं हमारे पास? अभी पिछले चैप्टर में करा तुमने, जिनको एक्साइट कर सकते थे। एक होते हैं मसल सेल, उनको भी तो कैल्शियम देके एक्साइट कर सकते हो भाई काम करने के लिए। न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, दो एक्साइटेबल सेल है। ये एक्साइटेबल इसलिए क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब होता है
चार्ज सेपरेशन होता है ना, किसी मॉलिक्यूल पोलर कब बोलते हैं, जब उसके अंदर चार्ज का सेपरेशन होता है ना। यस तो ये पोलराइज है क्योंकि इसके आसपास चार्ज का सेपरेशन है, इसलिए तो पोलराइज रहती है। ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ऐसे बना लो, अंदर नेगेटिव है बाहर पॉजिटिव है, पोलराइज्ड। Do you know why the membrane of a neuron is polarized? Different type of ion channels are present on the neural membrane. Different ion channels होते हैं neural membrane पे, ठीक है। These ion channels are selectively permeable. ये ion channel selectively permeable है। सोडियम वाला सोडियम को मूव करने देगा, पोटेशियम वाला पोटेशियम को। When a neuron is not conducting any impulse, जब न्यूरॉन कोई इंपल्स नहीं रहता, ये पहला स्टेप लिखा है। जब वो कोई इंपल्स नहीं रहता, आप उसको क्या बोलते हैं, वो कौन से स्टेट में है, रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है। अब ये तुमको एक बात बताने वाला है, ध्यान से सुनना। जब वो रेस्टिंग स्टेज में है, तो जब भी देखो, तुमने ये पढ़ा होगा ना थर्मोडायनेमिक्स में कि हम बोलते हैं कोई भी चीज इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉप हो गई है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है चीजें मूव कर रही है पर इक्वल अमाउंट में, ऐसे सुना होता है आई गेस। जब वो रेस्टिंग स्टेज में, इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट ऑफ आयन नहीं है, इसका मतलब है कि जितने नेगेटिव बाहर जाएंगे, जितना पोटेशियम बाहर जा रहा है उतना ही सोडियम अंदर आ रहा है, ठीक है। और ये आना जाना करते रहेंगे दोनों डायरेक्शन में, समझे। तो इन्होंने अपनी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो हम उसको कहेंगे रेस्टिंग स्टेज में। रेस्टिंग स्टेज का मतलब है, मैं तुम पढ़ा रही हूँ तो जितने बच्चे रूम के अंदर है उतने बच्चे बाहर भी निकल गए, दिस इज अ रेस्टिंग स्टेज, समझे। यो मैम। अब देखो, इसमें एक बहुत अच्छे से बात बताता है ये, जो तुमको याद रखना है। एक तो ये पॉइंट होता है कि दोनों मूव आराम से कर रहे हैं। दूसरा एक पॉइंट होता है, बहुत स्पेशल, ध्यान से सुनना, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेएबल टू पोटेशियम, ठीक है। देखो, इसने ये नहीं बोला सिर्फ उसी को परमेएबल है, मोर परमेएबल टू पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम के लिए ज्यादा परमेएबल क्यों होती है, क्योंकि इस टाइम स्पेशल चैनल्स भी खुल रखे होते हैं। देखो, ये जो सोडियम पोटेशियम को मूव करने दे रहे हैं, तो ये कौन से चैनल होंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। एक तो ये ओपन है, और दूसरा ये सही से बताता नहीं एनसीईआरटी, लेकिन ये ओपन है रेस्टिंग फेज में, ठीक है। और दूसरा ये क्या कह रहा है, कौन से चैनल ओपन है, पोटेशियम लिंकिंग चैनल्स, शाबाश, खुद कर लिया है, ये ओपन है। एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम, क्योंकि सोडियम का स्पेसिफिक चैनल कोई ओपन नहीं है ना, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन है, ठीक है। तो इसे मिसअंडरस्टूड मत कर देना कि सोडियम मूव नहीं कर रहा, मूव कर रहा है वो, सोडियम पोटेशियम पंप से मूव कर रहा है वो, समझ आई बात। यो मैम। ये बहुत खराब तरीके से लिखी गई बात है, लेकिन सच है। क्लियर सबको, ये बात समझ आई। यो मैम। क्योंकि बेटा रिफ्रैक्टिव फेज मतलब वही है, आराम से बैठा है रिफ्रैक्टिव फेज। अब इसके बाद ये बैठा रहेगा रेस्टिंग, फिर सिग्नल आएगा। तो जब वो अपने आप को रिकवर कर रहा था, तब सोडियम पोटेशियम पंप चल रहे थे और पोटेशियम आयन चैनल, लीकी चैनल चल रहे थे, सॉरी। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म क्या है मैम, जो एक्सोन के अंदर साइटोप्लाज्म, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोन का साइटोप्लाज्म लिख लो, ठीक है। चलो, और ये क्या कह रहा है, जो एक और बात ये अच्छे से बोल रहे हैं कि एक्सोप्लाज्म में जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पड़े हैं ना, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो चार्ज को इधर उधर मूव मत कर देना, मतलब ये तुम्हें बता रहा है कि एक्सोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पड़े, तभी तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज था, ये बोला था हमने। यो मैम। नहीं बोला था ना अंदर नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि अंदर प्रोटीन नेगेटिव है, हमने लिखा भी था अभी। समझ आ रहा है, सो तो नहीं है। Exoplasm inside the axon contain high concentration of potassium and negatively charged protein and low concentration of sodium, ठीक है। बहुत अच्छे से इसने बताया कि एक्सोप्लाज्म में क्या क्या होता है। पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी हाई होते हैं। किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, सोडियम की कम होती है। देखो, थोड़ा तो सोडियम होता ही है, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। 3 पॉइंट्स बोले इसने। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है, वहां पर पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन कम है और सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन आए हैं, है ना। इसी को तो हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब अगर एक मेम्ब्रेन है तो उसके आसपास आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, मतलब अगर यहाँ पॉजिटिव है तो अंदर नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव है, ठीक है। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। या फिर बोल लो कि बाहर ये ब्लू वाले बॉल्स ज्यादा है, अंदर कम है, तो ये भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है कि यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझे ग्रेडियंट क्या होता है, मैम। पक्का। यो मैम। Now these ionic gradient across the resting membrane are maintained by an active transport of ion by the sodium potassium pump। देखो यहाँ लिख दिया इसने, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, ऊपर बोल रहा था सोडियम के लिए इम्परमेएबल है, यहाँ मेंशन कर रहा है सोडियम पोटेशियम पर पंप, जिसमें से 3 सोडियम आउटवर्ड, 4
2 पोटेशियम इनसाइड द सेल, ठीक है। याद रखना 3 सोडियम बाहर निकालने, 2 सोडियम अंदर डालने। हमने ये प्रोसेस ना जब एंड किया था, हमने ये पढ़ा था, एनसीईआरटी स्टार्ट यहाँ से करती है। तुम ये समझो एक एक्सॉन पढ़ा है, अब सोचना, एक बार सोच के देखना, एक एक्सॉन पढ़ा है, वो रेस्ट में है। अगर वो रेस्ट में है तो उससे पहले कभी तो उस पर सिग्नल आया होगा ना। यो मैम। अगर तुम क्लास के बाद रेस्ट ले रहे हो तो कभी तुमने पहले क्लास भी तो ली होगी। यस मैम। तो एक्सॉन रेस्ट पे मतलब उस पे पहले सिग्नल आया होगा, कभी कभी सिग्नल आया होगा तो उसकी आयन कॉन्सेंट्रेशन को बिगाड़ गया होगा। यो मैम। तो यानी कि उस पॉइंट पे दोबारा से रिफ्रैक्टिव फेज चल रहा होगा। यो मैम। तो एनसीईआरटी रिफ्रैक्टरी फेज से एक्चुअली स्टार्ट कर रही है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, आयन कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो तुमको कंफ्यूज नहीं होना, तुमको याद ये रखना जिस ऑर्डर में मैंने पढ़ाया था ना उसी ऑर्डर में पढ़ना। और याद रखना कि जब भी एक्सॉन ऐसी पड़ा होता है उसमें सोडियम पोटेशियम मूव करते रहते हैं थ्रू सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम का अपना कोई दरवाजा नहीं खुला होता, लेकिन पोटेशियम के फ्री चैनल्स खुले होते हैं। बस ये 3 चीजें याद रखनी है, समझे। यो मैम। और इसकी वजह से बाहर की तरफ चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। नॉर्मल सोच के बता, बाहर की तरफ चार्ज कैसा होगा, सोडियम बाहर जा रहा है पोटेशियम अंदर। नेगेटिव हो जाएगा, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बाहर में, ये नॉर्मल कंडीशन है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में बाहर की तरफ क्या होता है, अच्छा, बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है और अंदर की तरफ नेगेटिव होता है। हाँ यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यो मैम। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम पे जो मेम्ब्रेन है उसको मैं कहूंगी रेस्टिंग पोटेंशियल पे। तो यहाँ देख रहा है और रेस्टिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन देख रहा है, इसे अंडरलाइन कर लो, काम आई। ओके जी, यो मैम। पूरा तो नहीं रीडिंग हो पाई, लेकिन आप इसे एक बार रीड करके आना, जो मैंने बोला एक बार उसको पढ़ के आना, एक बार कल दोबारा रीड करा दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि कहाँ से स्टार्ट और कहाँ से एंड होता है ना, वो कंफ्यूज कर देता है। गिव इट अ ट्राई देन यूल डू। हाँ प्रीति बोल बेटा, सॉरी मैंने देखा नहीं। जैसे कि आपने बोला था कि सेल रिपोलराइजेशन में हमारे